वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विजन आईएएस मंथली मैगजीन जुलाई 2024 एडिशन का इकोनॉमी का सेक्शन। अभी तक हमने इस चैनल पर पॉलिटी के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं जुलाई 2024 मैगजीन से, इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी भी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इस वीडियो के बाद पुरानी और वीडियोस भी देख लें पॉलिटी, आईआर और सिक्योरिटी की, और साथ ही साथ नोट्स बना लें। वो सिर्फ हार्डली आपको शायद 1 या 2 दिन लेंगे। छोटे छोटे वीडियोस हैं 15-20 मिनट्स के, यू कैन ईजिली कंप्लीट, है ना। और नोट्स भी बना सकते हैं, है ना। तो चलिए आज से हम इकोनॉमी कंप्लीट करेंगे। इसके अराउंड 10 पार्ट्स आएंगे जो कि अराउंड 15-20 या 25 मिनट्स ईच होंगे, ठीक है, जो कि आप बहुत ही कन्वीनियंटली देख सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि अभी क्या हुआ है। जो रिपोर्ट है, और रिपोर्ट ऑफ इंडियाज G20 टास्क फोर्स ऑन DPI रिलीज की गई है। किसके द्वारा? G20 टास्क फोर्स ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। क्या इधर से कुछ इम्पोर्टेंट है? नहीं इम्पोर्टेंट है यहाँ से, ठीक। लेकिन आप मेंस में अगर आंसर आता है DPI पर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो आप लिख सकते हैं कि जो रिपोर्ट ऑफ इंडियाज G20 टास्क फोर्स है DPI में, वो रिलीज़ की गई थी और उसमें ये कुछ बातें कही गई थी। तो ये जो टास्क फोर्स थी वो इस्टेब्लिश की गई थी 2023 में। अभी किसके अंडर? इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंडर। क्यों की गई थी? ताकि जो प्रायोरिटीज़ हैं DPI में, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों का है, उसमें हमने कुछ प्रायोरिटी सेट कर रखी हैं कि भाई पहले इस एरिया में, फिर इस एरिया में, देन इस एरिया में, वो फैसिलिटेट की जा सकें। और फाइनेंशियल इंक्लूजन और सप्लीमेंट एफर्ट्स जो है DPI को ग्लोबली अडॉप्ट करने के लिए, उसको भी फैसिलिटेट किया जा सके। रिपोर्ट डिफाइन करती है DPI को और आउटलाइन करती है एक 3 पार्ट फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल DPI एडवांसमेंट, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑफ इंडिया G20, आप मीन्स में ऐसे लिख सकते हैं कि भाई जो रिपोर्ट ऑफ इंडिया G20 टास्क फोर्स ऑन DPI जो है वो डिफाइन करती है और आउटलाइन करती है 3 पार्ट फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल एडवांसमेंट, ठीक है। तो फिर कैसे करती है? फिर आप ऐसे लिख देंगे कि क्या है वो? एक सेट है शेयर्ड डिजिटल सिस्टम्स का। क्या है DPI? शेयर्ड डिजिटल सिस्टम्स का एक सेट है, जो कि क्या होना चाहिए? सिक्योर। और ये 3 फ्रेमवर्क हैं, ये देखिए ऊपर हमने देखा, सिक्योर और इंटरऑपरेबल होना चाहिए। फिर किस पर बिल्ड ऑन होना चाहिए? ओपन स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस पर, टू डिलीवर एंड प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू पब्लिक और प्राइवेट सर्विसेज एट सोसाइटल स्केल। तो सिक्योर और इंटरऑपरेबल होना चाहिए और बिल्ट ऑन ओपन स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस, और आर गवर्न बाय एप्लीकेबल लीगल फ्रेमवर्क एंड एनेबल rules to drive development, inclusion, innovation, trust, competition and respect human rights and fundamental freedoms। ये आपको थोड़ा सा याद करना होगा अगर आपको अपने आंसर में इसको इम्बाइब करना है तो, और इसको शॉर्ट में नोट डाउन कर लें। सिक्योर और ऐसे ऐसे इसको 3 फ्रेमवर्क DPI के, और सजेस्टेड बाय जो रिपोर्ट है वो लिख देंगे आप। फिर यहाँ पे लिख देंगे सिक्योर एंड इंटरऑपरेबल, बिल्ट ऑन ओपन स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस। फिर यहाँ पे लिख देंगे गवर्न बाय एप्लीकेबल लीगल फ्रेमवर्क एंड एनेबलिंग रूल्स। इतना ही लिख दें, क्योंकि इतना ही 150-250 मार्क्स में और भी चीज़ें लिखनी है आपको, ठीक है। व्हाट इज़ नॉट DPI, आप चाहें तो इसको भी इम्बाइब कर सकते हैं। इंटरवेंशंस जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं DPI को, जैसे कि मान लो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो DPI है पेमेंट से रिलेटेड, जैसे कि फ़ोन पे से रिलेटेड है DPI, ठीक है। तो उसमें कनेक्शंस है काफ़ी सारे। अभी हमने शायद UAE में ही ओपन किया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, देखते हैं। तो वो तो हमारा जो GPay है या फिर हाँ GPay और फ़ोनपे है, ये तो हमारा होगा DPI। लेकिन उसको कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे कि हमने उसके लिए एक लाइन बिछा दी है तारों की, फॉर एग्जांपल बिछती तो नहीं लेकिन बता रहे आपको
फॉर एग्जांपल तारों की लाइन बिछा दी है, तो वो जो तारों की लाइन है वो डीपीआई में काउंट नहीं होगी, वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं होगी। ठीक है, तो कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इम्प्रूव करते हैं इंडिविजुअल एक्सेस टू मोबाइल और इंटरनेट विया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इम्प्रूव इंडिविजुअल एक्सेस टू मोबाइल एंड इंटरनेट विया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आर काउंट इन डीपीआई। तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये डीपीआई में नहीं काउंट होते हैं। फिर डिजिटल प्रोसेसेस जो कि इनेबल नहीं करती हैं प्राइवेट इनोवेशन को, जो इनेबल नहीं करती हैं, क्योंकि हमने ऊपर देखा इनोवेशन भी है ना, तो ये नहीं कर रही है जो प्राइवेट इनोवेशन को, उसको भी डीपीआई में काउंट नहीं करेंगे। जैसे डिजिटाइजिंग एग्जिस्टिंग फिजिकल प्रोसेसेस और वर्क फ्लोज टू क्रिएट गवर्नमेंट पोर्टल्स। अब कोई एग्जिस्टिंग, मान लो हम लाइन में लगते थे पैसे विड्रॉ करने के लिए, अब उस विड्रॉल को हमने ऑनलाइन कर दिया, उसको डिजिटाइज कर दिया, तो क्या ये डीपीआई होगा? नहीं, ये डीपीआई नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क था, उसको हमने डिजिटाइज किया है, कुछ भी ऐसा अलग से इनोवेशन नहीं लाया है। ठीक है, मतलब लोग बाग अभी भी लाइन में लग रहे थे, विड्रॉल तो कर ही रहे थे ना, विड्रॉल अभी भी कर रहे हैं। अब कुछ नया कर ऐसा हो जाए कि जिससे विड्रॉल वाली प्रोसेस खत्म हो जाए और कुछ नया उसकी जगह आ जाए, तो वो डीपीआई में इनोवेशन के तौर पे काउंट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इकोनॉमी थोड़ी टेक्निकल होती है पर कठिन नहीं होती है। जहाँ पे जो चीज़ें याद करने की हैं, अभी तक आपको क्या नोट डाउन करना था, रिपोर्ट ऑफ इंडिया G20 टास्क फोर्स ऑन डीपीआई डिफाइन करता है किसको, डीपीआई को, और 3 पार्ट फ्रेमवर्क देता है। 3 पार्ट फ्रेमवर्क में आप लिखेंगे सिक्योर एंड इंटरऑपरेबल ओपन स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस गवर्न्ड बाय एप्लीकेबल लीगल फ्रेमवर्क एंड एनेबलिंग रूल्स। फिर व्हाट इज नॉट डीपीआई में ऐसे लिख देंगे कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसेसेस दैट मे नॉट इनेबल प्राइवेट इनोवेशंस, इतना लिख लीजिए, तो कहीं पे भी ज़रूरत पड़े तो आप अपने आंसर में इसको कोड कर सकते हैं। फिर 5 मेजर कैटेगरीज हैं डीपीआई का विद इन और अक्रॉस सेक्टर्स। तो क्या है, वेरीफिएबल आइडेंटिटी एंड रजिस्ट्रीज। ठीक है, देन है डेटा शेयरिंग, क्रेडेंशियल्स एंड मॉडल्स, सिग्नेचर्स एंड कंसेंट, डिस्कवरी एंड फुलफिलमेंट, पेमेंट्स। एग्जाम्पल देख लें कि भाई जैसे कि 5 मेजर कैटेगरीज हैं, तो ये जो हमारा नेशनल आईडी नंबर है, हमारा नहीं है सॉरी, नाइजीरिया का है, और डीएनआई पेरू का है, ये किसके अंडर आएगा, ये वेरीफिएबल आइडेंटिटी एंड रजिस्ट्रीज के अंडर आएगा। फिर इंडिया का जो डिजी लॉकर है वो किसके अंडर आएगा, डेटा शेयरिंग एंड क्रेडेंशियल एंड मॉडल्स के अंडर आएगा। आधार ई साइन किसके अंडर आएगा, सिग्नेचर एंड कंसेंट। और इंडिया ओपन ओएनडीसी किसके अंडर आएगा, डिस्कवरी एंड फुलफिलमेंट। और ब्राज़ील का पिक्स और सिंगापुर का पे नाउ, ये किसके अंडर आएगा, पेमेंट्स के अंडर आएगा, है ना। ये तो बहुत ही अंडरस्टूड है, ये कुछ भी काम का नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर बोले कि इंडिया ने डीपीआई के अंदर क्या किया है, तो इंडिया डिजी लॉकर, है ना, आधार ई साइन, ओएनडीसी, आप इन तीनों को कर सकते हैं। और वर्ल्ड वाइड भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, नेशनल आईडी नंबर, नेशनल एनआईएन नाइजीरिया, डीएनआई पेरू, ब्राज़ील का पिक्स, सिंगापुर का पे नाउ, ये ग्लोबली है डीपीआई के अंडर, ये चीज़ें इनोवेट की गई हैं। और हमारा इंडिया डिजी लॉकर, आधार ई साइन और ओएनडीसी। ठीक, आई होप आप नोट करते हुए चल रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें मैगज़ीन कैसे पढ़ना होती है, कहाँ मेंस के लिए हम उसमें से कंटेंट निकाल सकते हैं और कहाँ प्रीलिम्स में से उसके लिए हम कंटेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हम डीपीआई का। भाई सबसे पहले तो है एक्सेलरेट करती है डेवलपमेंट को, हाई मल्टीप्लायर है इसका इकोनॉमिक ग्रोथ पर। जैसे कि आप खुद ही देख लें, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंडिया को जो 50-60 साल लग जाते वो 10 साल के अंदर उसने कितने जल्दी अचीव कर लिया है ना। सबके क्या है, अकाउंट्स खुल गए हैं, जनधन योजना के तहत सरकार ने सबके अकाउंट्स खुलवा दिए हैं। और क्योंकि अब मतलब ट्रांसफ़र जो है, मनी ट्रांसफ़र विद इन सेकेंड्स हो जाता है, तो और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उनके अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं होता है पहले की तरह कि भाई एक इंसान है
ठेकेदार जैसा उसके पास पूरा पेमेंट आ गया है और वो पेमेंट अब हाथ से पे कर रहा है। नहीं, अब सबके पास डिजिटाइज्ड है, फ़ोन से भी वो पैसे वैसे निकाल सकते हैं, अपना बैलेंस देख सकते हैं। तो ये है, इसने एक्सेलरेट किया है डेवलपमेंट को। फिर इनोवेशन को स्पर करता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारा कम हो गया है, और हम मेंटेनिंग कंपटीशन थ्रू इंटरऑपरेबिलिटी, है ना, और अट्रैक्टिंग प्राइवेट कैपिटल। एग्जाम्पल क्या है, आप तो स्पर्स एंड इनोवेशन लिखें और फोन पेज ग्रोथ ऑफ 12 बिलियन, है ना, ये किसके द्वारा हुई है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही हो पाई है। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है, ये हमने खुद ही देख लिया है कि कैसे आज आंटी मतलब मेल फीमेल बच्चे बूढ़े सबका ही एक बैंक अकाउंट है। ठीक है, पहले क्या होता था, मम्मियों को अपनी कहीं चाय पत्ती या शक्कर के डिब्बे में पैसे छुपा के रखने पड़ते थे, और फिर घर में कोई देख ले तो वो उन पैसों को उठा के ले जाते थे। आज वो अपने पैसे, अपना अकाउंट खुद मैनेज कर सकते हैं, और किसी को उनके पैसे की ज़रूरत है तो उनको खुद उनको लेके जाना पड़ेगा। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन ही तो है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ही तो है। कोई भी ऐसा इंसान, ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसे पर्सन नहीं है जिसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या है, जो नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स हैं इंडिया में वो ट्रिपल हो गए हैं 2015 से 2023 तक, और जिसमें से विमेन जो है वो 55% इन अकाउंट्स का ओन करती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, या आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं अगर विमेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो। ठीक, देन आता है इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी। अभी हमने बताया इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, आज सरकार क्यों इनको अनाउंस कर पा रही है? क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि दे विल बी एबल टू फुलफिल देम। क्योंकि आज बस एक क्लिक पे आज हमारे मम्मियों के पास उसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही है, जिसमें ना सारी मम्मियाँ जो हैं, जो फीमेल्स हैं, आई थिंक 23 के ऊपर है या फिर कुछ क्राइटेरिया है, नॉट ऑल बट मैनी, उनके पास ना महीने में 1000 या 1200 रुपये कुछ आते हैं। तो उनको एम्पावर फील होता होगा कि हाँ आई हैव सम मनी। तो इसके बहुत सारे कॉन्स भी हैं। तो ये आज सरकार ने कैसे कर पाया? उनको मालूम है कि सबके अकाउंट्स हैं, सारी फीमेल्स के अकाउंट्स हैं, तो वो डीबीटी कर सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यही अगर अकाउंट नहीं होते तो उनको एक कोई भी स्कीम जो है उसको अनाउंस करने में बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि उनको फिर देखना पड़ता कि यार इनके बैंक अकाउंट नहीं है तो अब इनके हस्बैंड्स के बैंक अकाउंट में करना पड़ेगा, हस्बैंड्स के बैंक अकाउंट में करने का पड़ेगा, तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव होना चाहिए इस स्कीम को। ठीक है, फिर आता है ये इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी हमने देख ली, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाला। फिर है रेजिलिएंट भी है। रेजिलिएंट कैसे है? जैसे कोविड-19 पैंडमिक के अंदर के दौरान में भाई डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स मिल रहे थे, है ना। अब ये तो पेमेंट, अभी तक हमने पेमेंट का देख लिया, बैंक्स का देख लिया, अब डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स मिल रहे थे, किसी को भी कहीं पे भी जाके अप्लाई नहीं करना पड़ रहा था या लेके नहीं आना पड़ रहा था फिजिकली सर्टिफिकेट। नहीं तो आपने देखा होगा पहले सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में सरकारी ऑफिस के कितने चक्कर लगाने पड़ते थे। तो रेजिलिएंट भी है ना, दृढ़ है। देन है आता है एम्पावर्स इंडिविजुअल, सबकी प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल विथ इकोनॉमिक मोबिलिटी एंड की डिजिटल राइट्स, जैसे कि कंट्रोल ओवर देयर मनी एंड डेटा। आज हमारे पास फ़ोन है, हमें मालूम है कितना सारा पैसा हमारे पास है, कब हमने क्या विड्रॉ किया है, हम इंडिपेंडेंटली उसको हैंडल कर पा रहे हैं, है ना। हमारी मम्मियों को भी डर नहीं है कि कोई हमारी चाय की पत्ती में के डिब्बे में से हमारे पैसे ले जाएंगे। ठीक, या कोई घर में चोरी होने का भी डर नहीं है। आप बैंक में, अब सबके पास बैंक अकाउंट है तो सब वहाँ पे जा रहे हैं, जमा करके आ रहे हैं और उसको फ़ोन पे से देख भी ले रहे हैं कि भाई कितना पैसा है कितना नहीं है। ऐसे इंडिविजुअल विथ इकोनॉमिक मोबिलिटी वो प्रोटेक्ट करता है। फिर अदर हाइलाइट्स क्या है डीपीआई के सिग्निफिकेंस के? वो है फिजिकली प्रूडेंट है और मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। आई होप आप क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मालूम होगा। फिजिकली प्रूडेंट कैसे है? क्योंकि मिक्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंसिंग है इसमें।
ठीक है, कंट्रोल ओवर क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ये आप हमें बताएंगे क्या है, और अगर नहीं बता रहे हैं कमेंट सेक्शन में, नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दें, तो फिर हम आपको एक शॉर्ट वीडियो जो होती है 1 मिनट की, उसमें हम आपको समझा देंगे। ठीक है, आई शुड लीव समथिंग ऑन यू जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। फिर इंडिया के DPI के बारे में हम देख लेते हैं। वैसे तो कुछ आई डोंट थिंक इतना सारा डेटा है आप लिख पाएंगे, मतलब कोई भी नहीं लिख पाएगा, हमारे ब्रेन की लिमिटेड कैपेसिटी होती है, पर और चेंज भी हो सकता है जब आप एग्ज़ाम दें। पर हम एक आउटले देख लेते हैं कि इंडिया जो है उसका एक फाउंडेशनल DPI है जिसमें 3 इंटरकनेक्टेड लेयर्स हैं, आइडेंटिटी, पेमेंट और डेटा गवर्नेंस। आइडेंटिटी लेयर जैसे कि आधार, EKYC, इनके बिना जो है आपका कुछ भी आप एक्सेस नहीं कर सकते। देन आ जाता है पेमेंट लेयर, आधार, पेमेंट ब्रिज, UPI। फिर डेटा गवर्नेंस हो जाती है जैसे कि डिजिलॉकर, अकाउंट एग्रीगेटर, ये आप एग्जांपल्स में लिख सकते हैं इंडिया के DPI में। फिर है इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बताया हुआ है। कॉमन सर्विसेज सेंटर्स जो हैं 5.7 लाख CSC कॉमन सर्विस सेंटर्स फंक्शनल है 5.7 लाख से ज़्यादा हैं। 116.7 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, से ज़्यादा हैं। 1987 सर्विसेज हैं उमंग पर। UPI है। ऐसे आप देख लेंगे, ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, वैसे आप देख लें, एक आउटलेट बना लें तो ठीक है, नहीं भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी अभी आएगा फिर से इकोनॉमिक सर्वे। अब मेंस के लिए तो आई डोंट थिंक कि आपकी वीडियो देख रहे होंगे मेंस 2024 के लिए, क्योंकि अब तो वो सिर पे ही है। ऑफकोर्स मेंस 2025 और प्रीलिम्स 2025 के लिए देख रहे होंगे, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप अपने इंटरव्यू में भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू में भी आप ये सब बातें रख सकते हैं, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। तो इकोनॉमिक सर्वे जब 2024-25 का है, जब आप इसको देख लें। फिर आता है ग्लोबल एफर्ट्स क्या है DPI को लेके। अभी हमने देखा था सिंगापुर पिक्स, नहीं सिंगापुर का पे नाउ है, ब्राज़ील का पिक्स है, और नाइजीरिया का NNI है, और DIN कुछ था। अब अभी हमने ऊपर देखा था, है ना। आई होप आपने नोट बना लिए होंगे। फिर ग्लोबल एफर्ट्स क्या है, DPI को डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप बना रखा है भैया। पहला कंसेंसस है DPI अप्रोच, पहला कंसेंसस जो है वो DPI अप्रोच का, वो फॉर्मली कब एक्सेप्ट किया गया था, एक्सेप्टेड बाय कंट्रीज ऑन इंटरनेशनल फोरम। DEWG एक फोरम है जहाँ पे फर्स्ट कंसेंसस जो था DPI अप्रोच को लेके वो फॉर्मली एक्सेप्ट किया गया था। तो बस ग्लोबल एफर्ट्स फॉर DPI जो है आप उसमें सिर्फ लिखेंगे डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है, बस ऐसे लिख देंगे फर्स्ट कंसेंसस और DPI ग्लोबली, इससे ज़्यादा अगर लिखना हो तो। फिर वन फ्यूचर अलियांस है, एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है। अब ये देखो प्रीलिम्स में आई थिंक क्वेश्चन बन सकता है, वन फ्यूचर अलियांस एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है। हाँ, तो ये एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है जो कि G20 प्रेसिडेंसी, इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी थी वहाँ पर प्रपोज किया गया था। और क्या था इसका एम था, टू बिल्ड कैपेसिटी एंड प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस, कैपेसिटी और टेक्निकल असिस्टेंस और एडिक्वेट फंडिंग सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग DPI इन लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप। तो वन फ्यूचर अलियांस को लिखना है, DEWG को लिखना है। हो सके तो इस पूरे को टॉपिक को उठाएं और एक आंसर फॉर्मेट में आप 250 वर्ड्स में इसको लिख ही लें। ठीक है, तो ऐसी तो होती है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के लिए नहीं अलग अलग कुछ चीज़ चाहिए होती है, ये जो आजकल चल रहा है राइट अलॉन्ग विथ मी, कोई भी एक क्वेश्चन दे देते हैं राइट लाइव आंसर राइटिंग, हमें तो ये स्कैम ही लगता है। इससे बढ़िया तो आप एक करंट अफेयर की मैगजीन उठाएं, थोड़ा सा उसको समझें, और उसके शॉर्ट्स, आप इतना बड़ा जो आर्टिकल होता है आप कोशिश करें इसको 250 वर्ड में निपटाने की, है ना। वो सबसे बढ़िया आंसर राइटिंग है उन सब के अलावा, क्योंकि इससे आपके करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर होंगे और आंसर राइटिंग की आंसर राइटिंग भी होगी। और यही करंट अफेयर्स अगर मेंस में आने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें टॉपिक्स जो हैं वो कंटेम्प्रेरी हैं। 2023 की मैगजीन में अगर कोई किसी ने पिछले साल पढ़ा होगा तो आप देखेंगे बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो रिपीटेड हैं, थोड़ी सी चीज़ें चेंज हैं। तो एक बार अच्छे से मंथली मैगजीन्स को कर डालो तो फिर आप कभी भी आप अटेम्प्ट देते रहें, आपको बस थोड़ा सा उसमें अपडेट करने की ज़रूरत है। आपकी मंथली मैगजीन 2 दिन में ऐसे यूं ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फिर है ग्लोबल DPI रिपोजिटरी GDPIR, है ना, अनाउंस एट द लॉन्च ऑफ G20 वर्चुअल लीडर समिट 2023। कोई आपसे प्रीलिम्स में नहीं पूछने वाला है कि कब की गई थी इसको अनाउंस, कब नहीं की गई थी। ये प्योरली मीन्स के लिए एग्जाम्पल है GDPIR। ठीक है,
ये डीपीआई पर ग्लोबल एफर्ट्स लिखने के लिए। फिर है सोशल इम्पैक्ट फंड, जो कि अनाउंस किया गया था डीपीआई को एक्सेलरेट और इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्लोबल साउथ नेशंस में। फिर है ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, EUTTC, इंडिया यूरोपियन यूनियन अग्रीड किया था, है ना, टू टेक स्टेप्स टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ डीपीआई बाकी कंट्रीज़ में। चैलेंजेस क्या है ग्लोबल एडवांसमेंट ऑन डीपीआई को लेकर? तो भैया फंडिंग और रिसोर्स एलोकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डिजिटल डिवाइड है एंड एक्सेसिबिलिटी, आपने देखा होगा बहुत सारे पुअर नेशंस हैं उनके पास डिजिटल एक्सेस ही नहीं है। डेवलपिंग अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ और रेगुलेशन, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न है सबसे ज़्यादा, स्पेशली जब चाइना जैसे देश हैं तो बिल्कुल ही है। देन आता है कल्चरल एंड सोशल एक्सेप्टेंस भी तो होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कल्चरल एंड सोशल एक्सेप्टेंस कैसे? अब छोटा सा एग्जाम्पल ही देख लेना कि बहुत सारे घरों में किसी ने सोचा होगा कि हाँ नहीं, हम हमारे घर की औरत को नहीं ले जा रहे हैं वहाँ पे पैसे विड्रॉल करने के लिए, हम नहीं ले जा रहे उन्हें, हम उनका अकाउंट नहीं खुलवा रहे, अरे इनको पैसे की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे घर आपको लगेगा अरे पैसे के लिए तो दुनिया कुछ भी कर जाती है, नहीं, बहुत सारे घर ऐसे हैं उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इनको तो पैसे ही लगता है, वो तो कुछ ना करें। वे फॉरवर्ड देख लेते हैं, उससे पहले हम 3 पिलर्स देख लेते हैं डीपीआई अप्रोच का। यहाँ पे भी आपको इतना नहीं करना है मेंस में। अगर पर्टिकुलरली 3 पिलर्स ऑफ डीपीआई अप्रोच पे क्वेश्चन आ जाए, जो कि मुश्किल है, तो आपको ये इतना सब कुछ लिखना है। अगर नहीं आ रहा है, सिर्फ डीपीआई बस पर आ रहा है, तो सिर्फ आपको 3 पिलर्स ऑफ डीपीआई लिखना है। टेक्नोलॉजी डिज़ाइन, गवर्नेंस और मार्केट पार्टिसिपेशन। टेक्नोलॉजी डिज़ाइन इंटरऑपरेबल और यूनिफाइड होना चाहिए, ना कि यूनिफॉर्म मिनिमलिस्ट। बिल्डिंग ब्लॉक्स होना चाहिए, फुल सॉल्यूशंस की बजाय फेडरेटेड होना चाहिए। इवॉल्व, कन्फिगरेबल, फर्स्ट पीपल फर्स्ट एंड इंक्लूसिव, है ना, लीडर गवर्नेंस। फिर है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन। फिर है इनेबलिंग पब्लिक प्राइवेट इनोवेशन का तो बहुत ही बड़ा वो है। गवर्नेंस फीचर रेगुलेशन होना चाहिए, क्लियर इंस्टीट्यूशनल मैंडेट और न्यू इंस्टीट्यूशनल कैटेगरीज होना चाहिए। ये सब आप खुद से रीड कर लें, ज़रा सी चीज़ है, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है? 3 पिलर डीपीआई अप्रोच को आप अडॉप्ट करो, ये हमने देख ली। कॉम्प्रिहेंसिव और फेस्ड अप्रोच होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड बाय इन डेप्थ रिसर्च और एनालिसिस पर, ठीक है। फिर है सपोर्टिंग ओपन एंड रीयूजेबल टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क, जैसे कि रीयूजेबल मैनेज सर्विसेज मॉडल। क्या होना चाहिए? सपोर्टिंग ओपन और रीयूजेबल टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क्स, रीयूजेबल मैनेज सर्विस मॉडल can be explored to allow countries to plug and play in order to deploy certain DPI। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक DPI इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, अब इतना सिक्योरिटी के चक्कर में आपने उसको इतना रिस्ट्रिक्ट कर लिया है कि कोई और कंट्री उसको एक्सेस करना चाहे लीगली तो वो एक्सेस ही ना कर पाए, ठीक है। तो ओपन होना चाहिए, रीयूजेबल होना चाहिए, क्योंकि भाई हमको ग्लोबली हमको DPI को अडॉप्ट करना है। ऐसा नहीं कि कंपटीशन चल रहा है कि एक कंट्री ने कट के बैठ गए हैं और फिर दूसरी कंट्री मुँह देख रही है। ये ग्लोबल असिस्टेंस के लिए किया जा रहा है। क्रिएटिंग डायलॉग और अलाइनमेंट थ्रू एन एनुअल DPI फोरम बनाओ, है ना। जो भी दिक्कत आ रही है उसको लेके, उधर DPI को लेके कोई भी दिक्कत आ रही है, फंक्शनल कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप वहाँ पे जाके डिस्कस कर सकें, एनुअल मीटअप्स हो सके, जिससे अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकें लोग, है ना, कि क्या DPI को डिप्लॉय करते वक्त क्या एक्सपीरियंस रहा है उनका। कंट्रीज़ जो है ग्लोबल साउथ की, वो भी साथ आ सकती हैं ग्लोबल साउथ फोरम बनाने के लिए, जहाँ पे डिस्कस करेंगे, डेलिब्रेट करेंगे DPI से रिलेटेड मैटर्स को, ठीक है, और नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को केटर करेंगे। देन आता है बायलेटरल और मल्टीलेटरल एंगेजमेंट अमंग कंट्रीज टू जॉइंटली ऑफर टू डिप्लॉय DPI विद इन द रेसिपिएंट कंट्री। बहुत सारी कंट्रीज जो है वो आपस में मिल सकती हैं, बायलेटरल और मल्टीलेटरल एंगेजमेंट बना सकती हैं जो सक्सेसफुल है, और वो चाहें तो दूसरी थर्ड कंट्री में जहाँ पे नीड है वहाँ पे मिलके काम कर सकती हैं DPI के डिप्लॉयमेंट में। फिर आता है फोकस्ड इंस्टीट्यूशन टू वर्क ऑन पॉलिसी डायमेंशन, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज विद अप्रोप्रिएट टेक्निकल एंड अकाडमिक एक्सपर्टीज। फोकस्ड इंस्टीट्यूशंस को बनाया जाए पॉलिसी डायमेंशन, फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फिर आता है लीवरेजिंग AI का यूज़ करो, फ़ायदा उठाओ DPI को मोर इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए। इसका एग्जांपल है कि AI को, है ना, AI हमें मदद कर सकती है जो लिमिटेड डेटा अवेलेबिलिटी है इंडियन लैंग्वेजेस की, बाय एनेबलिंग लैंग्वेज लोकलाइजेशन यूजिंग इंडियाज भाषिनी, एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल।
इन सब का यूज़ किया जा सके। और देखो आज क्या है, मान लीजिए हम कहीं पे भी जाते हैं, एक लैंग्वेज बहुत बड़ा इशू हो जाता है, हमारे खुद के ही देश में हो जाता है, तो हम एआई का यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज को मतलब ईजी ऐसे एक मिनट सम मतलब ताकि हम कोई भी एक असिस्टेंट जो है उसका यूज़ कर सके और लैंग्वेज को जल्दी से कन्वर्ट कर ले और एक दूसरे की भाषा को समझ ले। ऐसा डीपीआई भी बनाया जा सकता है, उसको इसमें एआई की मदद ले लो, ठीक है, जैसे कि इंडिया का भाषणी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। जो जो मेन चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ जहाँ पे आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, किस तरीके से आंसर कर सकते हैं, वो हमने देख लिया है बजाय फालतू की चीज़ों को, ठीक है। कहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से मेंस में बन सकता है, क्या चीज़ हमें इग्नोर करनी है, क्या हमें आगे से उसका डेटा लेना है, तो ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। और आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे इसके रनिंग। बार बार हम आपसे कह रहे हैं, अभी अगर नहीं बना रहे हैं, अगर आप अभी भी वीडियो को स्किप कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं पसंद नहीं आ रही तो आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर हाँ आपको समझ में आ रहा है पर आप सोच रहे हैं अरे बाद में देखेंगे, तो बाद में कभी भी नहीं आते, बाद में आते हैं तो सिर्फ रिग्रेट्स आते हैं और कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लें, और अगर आप आखिरी तक हैं तो कंग्रेचुलेशन, आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, और प्लीज़ आप पुरानी वीडियोस भी देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इकोनॉमी से ही रिलेटेड होगी, उसका पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।